गुड मॉर्निंग बच्चों, मतलब गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अपन ने सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिए थे, स्कोप थ्योरी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद होगा आप लोगों को, ये अपना पढ़ के हो चुका था, है ना। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रॉपर एलोकेशन करोगे तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी और आपकी गुड्स प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। वही बनाओ जो लोगों को चाहिए, उससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे और लोग भी फिर वही खरीदेंगे जो उनको चाहिए, तो उनके भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली उनको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली प्राइस थ्योरी और एलोकेशन पढ़ते हैं। प्राइस थ्योरी मतलब टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे बच्चों फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ा कंपलसरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है और आएगा ही आएगा। कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके चलिए, सॉरी, इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमको उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला फीचर क्या बोलता है सर? सबसे पहला फीचर बोलता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यस, इट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म allocate its resources, how the prices of individual factors or goods can be determined, in the behavior of individual household, इसमें और जोड़ लेना, the behavior of individual consumer, the behavior of individual producer, the behavior of individual market, the behavior of individual industry. industry का मतलब होता है group of firms producing identical or different products। जैसे हमारे यहाँ पर MIDC है ना, राइस इंडस्ट्री, ऐसे तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हुई ना, तो वो भी इंडिविजुअल में आएगी, उसका बिहेवियर दूसरी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव एंड हाउ प्राइसेस कैन बी डिटरमाइंड ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये तो आप लोगों को पता है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं। हाउस होल्ड मतलब हम लोग, अपन लोग, है ना बेटा, जो अपने गुड्स को कंज्यूम करने के लिए अपने पैसे को खर्च करें। ठीक है, यहाँ तक समझा? हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फेक्शन, हाउ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, हाउ मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, प्राइस इक्वल्स, है ना, एंड इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस, और हर फर्म पे वो प्राइस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। जैसे शू इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, फार्मेसी इंडस्ट्री हो गई, होता है ना, एक प्राइस आपने मिलकर डिसाइड किया, फिर वो एप्लीकेबिलिटी आती है सब पे, चाहे वो गुड्स का प्राइस हो या फैक्टर्स का प्राइस हो। ठीक है, चलेगा? चलो नेक्स्ट आ गए अपन। ये तो इजी है बहुत कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की स्टडी नहीं करता, ये तो तय है। ठीक है, और प्राइसेस किसके फाइंड आउट करता है बताया मैंने आपको? दो चीज़ों के प्राइसेस फाइंड आउट करता है, प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स। और वो काय पे डिपेंड है? डिमांड एंड सप्लाई, है कि नहीं है? डिमांड एंड सप्लाई, हाँ, प्राइसेस। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस थ्योरी, ये तो ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। हाउ प्राइसेस कैन बी फाइंड आउट, इंटरेक्शन ऑफ, बताओ कैसे फाइंड आउट होता है? इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लिखा ना। इट डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट द प्राइस determination is depend upon the interaction of demand and supply, है ना। तो प्राइस अब कैसे डिटरमाइन होता है? इंटरेक्शन ऑफ, बिकॉज प्राइस थ्योरी डील्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। काय में डील करते हैं लोग? फ्री मार्केट इकोनॉमी। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे लैंड का प्राइस, तो क्या होगा? रेंट, वो भी डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है। क्लियर है? पढ़ाया था मैंने, अवेलेबिलिटी है तो प्राइस कम लगेगा, रेंट का अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर रेंट ज़्यादा लगेगा। लेबर सेम वही, वेजेस अवेलेबल है तो वेजेस कम, स्कैरसिटी में है, स्किलफुल है तो वेजेस ज़्यादा। ठीक है, सेम एप्लीकेबल टू कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी, बिकॉज दो चीज़ों का प्राइस फाइंड आउट करता है, प्रोडक्ट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ठीक है, क्लियर है? ये नेक्स्ट पॉइंट आया है जिस पे क्वेश्चन बहुत आएगा, फेमस क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, पुराने कोर्स में भी फेमस था
और इसमें भी मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या पढ़ रहे अपन? व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पहले तो मैं आपको पार्शियल का मतलब बताता हूँ। पार्शियल का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक बार बोलो। सर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड विच आर द पार्ट्स। सर इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट। और क्या पढ़ते हैं? उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या पढ़ते? इक्विलिब्रियम पोजीशन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उस पार्ट को पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से अलग करते और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्टडी करते कि नहीं करते? और व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो आपसे पूछेगा। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन वही जहां पर दो वेरिएबल मिलते हैं, है ना, और अदर वेरिएबल को हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। दो ऐसे वेरिएबल मिलते हैं जो एक दूसरे पे क्या है? सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट ना। टू वेरिएबल्स मीट, याद आया कुछ कंज्यूमर जैसे पढ़ाया था, प्राइस इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। मार्केट के लिए क्या होता है? डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है ना। मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगा तो सच्ची बात क्या हो सकती है कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए, है ना। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको नेशनल प्रॉब्लम्स और मैक्रो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे मुझे मार्केट में जाके कोई चीज़ खरीदनी है तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं जितना पे कर रहा हूँ मुझे उतना मिले। बाजू वाला क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, गरीबी है क्या, अमीरी है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे को उस व्यवहार से, उस परिप्रेक्ष्य से, उन सर्कमस्टांसेस से कोई लेना नहीं। मैं अपनी परचेजिंग अपने हिसाब से देखूंगा। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है इसमें? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन, देखो आ गया, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू, जब दो फैक्टर मिलते हैं, है ना। देखो लिखा ना, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विद अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? विच आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल, कंज्यूमर। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? सर जब इसको मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इंडिविजुअल फर्म क्या मिलता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। इंडिविजुअल इंडस्ट्री सेम एप्लीकेबल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? इन इंडिविजुअल्स की इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पढ़ते हैं? कुछ याद आया? ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों एक इंडिविजुअल्स होंगे। हम उनको इससे अलग करते हैं पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से। याद आया? अलग करते हैं, है ना। फिर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद जब हमको पता चलता है कि कौन से दो वेरिएबल पे वो बेस्ड है, फिर वो हमें पता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या लिखा है देखो, हम आइसोलेट करते हैं इन इंडिविजुअल्स को। देखो लिखा ना, अदर फोर्सेस से, अदर फोर्सेस मतलब अदर वेरिएबल से, और उनकी इक्विलिब्रियम को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करते हैं। करते कि नहीं करते? तो अदर फैक्टर्स हमारे लिए वो मायने नहीं रखते। अदर वेरिएबल्स, अदर नेशनल प्रॉब्लम्स से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो इंडिविजुअल और उसका बिहेवियर, और वो कौन से दो फैक्टर पे बेस्ड है ना। जैसे मैं एक मार्केट को पढ़ रहे हैं, जैसे गोंदिया के मार्केट को हम पढ़ रहे हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, तो उस मार्केट में जो दो फैक्टर्स होंगे वो हमको देखना होगा कि जो उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड है उस मार्केट। तो वो मार्केट अभी तो आपको बिल्कुल रियलिटी लग रही होगी, डिमांड थी नहीं तो सप्लाई करके करते क्या? अभी भी तुम उतना ही माल बेचोगे ना जितना डिमांड होगी। अब ला के रख तो नहीं लोगे दुकान में बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम तो चाहेंगे ना कि मार्केट ऐसा ही हो फिलहाल, कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो, एटलीस्ट हम पूरी कर सकें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है फिलहाल? ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना कि दो फैक्टर्स पे पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन बेस्ड होती है, अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं, है ना। अदर फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इसलिए बोलते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं हम लोग? नेशनल प्रॉब्लम्स और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। समझा आपको क्या बोला मैंने आपको? पक्का समझा, है ना। बेस्ड ऑन, फोर्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड है। एक तो मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया आपको कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम दो फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर के लिए देखेंगे तो प्राइस एंड सेटिस्फेक्शन। समझे कि नहीं समझे, है ना। कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रोड्यूसर के लिए देखेंगे तो ये दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी चीज़ों से हमको लेना देना नहीं। अदर फैक्टर, उसको हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं मालूम क्या? सेटरस पैरेबस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे इन्होंने लिखा सच एज परफेक्ट मार्केट, यानी ऐसा मार्केट जहाँ पर लोग
बहुत सारे सेलर एक ही चीज़ बेच रहे हैं एक ही प्राइस पर, यूनिफॉर्म प्राइस पर। बर्डी का एग्जांपल ध्यान रखो, बहुत सारे सेलर जूते बेच रहे हैं, सबका प्राइस एक ही, क्योंकि उन्होंने एक ही जगह से लाकर एक ही जगह पर बेचा है। फिश मार्केट का एग्जांपल ले लो। तो कुछ अजम्पशंस हम लोग रहते हैं, जैसे परफेक्ट मार्केट, पहली बात कोई चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, बट मैं सोच रहे कि परफेक्ट मार्केट क्या होगा अगर होगा तो परफेक्ट मार्केट वो होगा जहाँ पर जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है, सब एक ही सामान बेच रहे हैं एक ही प्राइस पर, ये परफेक्ट मार्केट होगा। ये कुछ अजम्पशंस है। फिर लेजेस फेयर याद है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सब अजम्पशन ही तो है। ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो ये चीज़ें कहाँ हैं एप्लीकेबल, बट हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी समझती है। लेजेस फेयर मतलब जहाँ मार्केट खुद अपने हिसाब से वर्क करे, सरकार का कोई नियंत्रण ना हो। प्योर कैपिटलिज्म याद आया, कैपिटलिज्म लोग अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ करें और वही बनाए जो लोगों को चाहिए, और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें, अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करें। तो पहले ना प्योर कैपिटलिज्म है आज के ज़माने में, बट प्योर नहीं है भाई। प्योर कैपिटलिज्म का मतलब क्या हुआ कि लोग अपने हिसाब से पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को यूज़ करें, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब चीज़ें कहाँ एग्जिस्टेंस में अभी। बट आप बोलोगे हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिर हमको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी समझ में आ जाती है ना, ये कैसी है, नहीं तो आपको समझेगी नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका कहना है वही बनाओ जो लोगों को चाहिए। तो आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ रहा है ना, जितने रिसोर्सेज थे आपने उसको फुल यूटिलाइज कर लिए। पॉसिबल है क्या, मतलब जितने रिसोर्सेज उसका फुल यूटिलाइजेशन, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं है। बट हम तो पढ़ रहे हैं ना, हम तो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हकीकत में नहीं है, बट हमको पढ़ना है, उससे हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी समझती है। तो कौन कौन से अजम्पशन बोला उसने, पहला अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरा कौन सी पॉलिसी उस मार्केट में, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और रिसोर्सेज का कैसा यूज़ हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन। आप बोलोगे सर हम फुल यूटिलाइजेशन ही तो करना चाहते हैं, अबे तो वो बोल रहा है हमेशा होता है, तो ये अजम्पशन ही तो हुआ, पॉसिबल थोड़ी ना है। कभी कभी अंडर यूटिलाइज, अभी देखो दुनिया में अभी क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइज हो रहा है या यूज ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखो लिखा ना, दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल, है ना। ये भले अनरियल है अजम्पशंस, रिजिड है, सालों से ऐसे ये चेंज नहीं होते, बट ये आपको मदद करते हैं एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक को सिचुएशन में समझने में। आज आप इक्विलिब्रियम पोजीशन समझ ही जाते हो ना आखिर, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया। अगर मैं ये सब चीज़ों को कांस्टेंट नहीं मानता तो फिर शायद आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझती। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा मैंने, ये जितने भी अजम्पशंस है ये सब रिजिड है, जो 100 साल पहले थे आज भी वैसे ही है ना, मगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझने में मदद करते कि नहीं करते हैं। जैसे आज आपको बोलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई तो सबसे अच्छी चीज़ तो वही है कि जितने रिसोर्सेज हैं अगर उन सबको हमने यूज़ कर लिया तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। बट ये अजम्पशन है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अभी वही चाहेंगे। इंडिया में हर देश यही चाहता है कि फुल यूटिलाइजेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, अब देखो ये कैसा है। अब एक बात बताओ मेरे को, चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, आप हाँ या ना करके बताना। आप पूरे माइक्रो इकोनॉमिक को पढ़ते हो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक नहीं सर, हम इसमें जो हज़ारों लाखों इंडिविजुअल्स हैं इनको अलग करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम से। तो ये जो आपने अलग किया ना उस इंडिविजुअल को, ये जो अलग किया ना, इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस मतलब डिवाइड करना। पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को छोटे छोटे से पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते कि नहीं करते हैं। अब जैसे मेरे को किसी ने बोला कि आप इंडिविजुअल मार्केट की स्टडी बताओ। अब इंडिया में कितने सारे मार्केट हैं, तो हर मार्केट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ क्या क्या मार्केट है, उस मार्केट को अलग करेंगे, स्लाइस करेंगे, और फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करेंगे, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। अभी जैसे मेरे को कोई बोलेगा कि आपकी क्लास में 50 बच्चे, आप बताओ हर बच्चे का क्या बिहेवियर है, हर बच्चे की क्या खूबी है, तो मैं पहले उस बच्चे को अलग करूँगा ना पूरी क्लास से, फिर उस बच्चे को ऑब्जर्व करूँगा, फिर एक स्टडी बनाऊँगा, तो दैट इज स्लाइसिंग। अब लाखों करोड़ों कंज्यूमर प्रोड्यूसर मार्केट है, तो अलग करके, अलग मतलब फिजिकली अलग नहीं कर रहा भाई, फिजिकली नहीं काट रहा हूँ, एक सिस्टम, एक पार्ट को अलग किया पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से, और फिर डिटेल में उसकी स्टडी किया, और कौन सी पोजीशन को पहचाना, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। लॉजिक समझा। तो पहले स्लाइसिंग मेथड से आप अलग करोगे, फिर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनालाइज करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट
और डिवाइड द होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल्स, और फिर हर यूनिट को हम लोग सेपरेटली डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। देखो हर यूनिट को ऑब्जर्व करते हैं तभी तो पता चलता है ना कि हर इंडिविजुअल बेसिकली कितने फैक्टर्स को पे बेस्ड है। फिर वो जिन फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं उन फैक्टर्स को हम कंसिडर, याद आया कुछ डिडक्टिव, याद आया है ना। फिर कोई भी दो फैक्टर्स पे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन एनालाइज कर लेते हैं। देखो ऐसे लिखा उसमें, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ, देश की इनकम इन टर्म्स ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेरियस प्रॉफिट। अब देश किस रूप में कमा रहा है ये तो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, तो इंडिविजुअल किस रूप में कमाएगा अगर वो पता चल गया तो डेफिनेटली देश की इनकम पता चल जाएगी। लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक समझा। अगर आपको पता चल गया, आपको अगर एक मान लो एक जंगल है, मान लो एक जंगल है, अब उसमें बहुत सारे ट्रीज हैं, है ना, हजारों ट्रीज है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे बताओ कि यार हर इंडिविजुअल ट्री की हाइट क्या है, हर इंडिविजुअल ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फल लगे, तो मुझे हर इंडिविजुअल ट्री को एनालाइज करना पड़ेगा ना, ईच एंड एवरी टाइम अलग करना पड़ेगा पूरे जंगल से, उसको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऊपर से देख के बोल दूँगा अरे यार वो मैं 100 झाड़ थे तो मैंने 50 झाड़ देख के बोल दिया अरे यार वो बाकी के 50 झाड़ भी ऐसे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। लॉजिक समझ रहा है। जब हम नेशनल वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो हम अजम्पशंस पे काम करते हैं कि हमें ऐसा लगा कि 70% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम 100% ले लेते हैं। अजम्पशन ऐसी होता है ना। जैसे भी सरकार के जो कदम है, हो सकता है उससे कुछ लोग खुश हो, कुछ लोग खुश ना हो, बट अगर मेजोरिटी खुश है तो हम क्या बोलते हैं, अरे सब खुश है, क्योंकि सबको कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर ट्री को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी डज नॉट स्टडी द होल फॉरेस्ट, वी स्टडी द इंडिविजुअल ट्री, एंड वाइल वी स्टडिंग द इंडिविजुअल ट्री वी अज्यूम अदर ट्रीज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। फिर इसकी स्टडी हो गई, इसकी स्टडी हो गई, फिर इसको पढ़ेंगे, इसकी स्टडी हो गई, फिर इस पे जाएंगे। लॉजिक समझा क्या बोला मैंने? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द होल फॉरेस्ट, सो समटाइम्स वी इग्नोर सम इंडिविजुअल ट्रीज, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो पूरे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, तो कुछ वेरिएबल हमसे छूट जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड रेदर देन टोटल डिमांड, है ना, सही है कि नहीं। टोटल डिमांड मतलब द डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम, तो पॉसिबल नहीं है ना भाई उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को अलग करते हैं और फिर उसकी डिमांड को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि हमें यहाँ जो मिले रिजल्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट होगा, यहाँ अजम्पशंस पे काम होता है, ध्यान रखना। द एग्रीगेट का बेसिक मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, एक्सपेक्टेड टोटल। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है कि एग्जैक्ट होगी, सेम होगी, नहीं ना। हर इंडिविजुअल एक जैसे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। तो हर इंडिविजुअल को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये हम क्या में पढ़ेंगे, बोलो जल्दी बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? यहाँ तक समझा? पक्का समझा आप लोगों को? अगर समझा तो मजा आएगा पढ़ने में, अगर आपको समझा, क्योंकि देखो ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। लेजर फेयर का मतलब समझते हैं आपको, लेस इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट। लेजर फेयर का प्योर कैपिटलिज्म ऑफ एग्जिस्टेंस में नहीं है, इवन अमेरिका में भी नहीं है, कहीं नहीं। सिर्फ कैपिटलिज्म हो सकता है कुछ हद तक, आप बोल सकते हो बहुत जगहों पर, है ना। कैपिटलिज्म तो है ही, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना पड़ा था ना, प्राइवेट ओनरशिप को, लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर ले क्या बनाना है। अभी तो नहीं है कहीं पर भी, अभी तो हर जगह गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है फिलहाल, कोई लेजर फेयर नहीं है ना। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, प्रॉफिट मोटिव अभी है ही नहीं। परफेक्ट मार्केट करके जो चीज़ है वो एग्जिस्टेंस में होती नहीं है, बट हम चाहते हैं। आप समझते हैं परफेक्ट मार्केट क्या बोला मैंने आपको? बर्डी बोला मैंने, नागपुर का फिश मार्केट। लॉजिक समझाओ थोड़ा सा, एक बार और समझा देता हूँ। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, आपने देखा ना बर्डी में, चांदनी चौक में, एक ही सामान बेच रहे, एक ही प्राइस पर। आप गली में अंदर कहीं भी जाओ सबको एक ही प्राइस पर मिलेगा, है ना, और एक ही जगह से ला के बेच रहे हैं। इसलिए परफेक्ट बोला उसने, जब एक ही जगह से लाकर एक ही जगह पर बेच रहे हो तो प्राइस भी क्या रहेगा, सेम। अब एक ही सामान है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो लगेगी नहीं, क्योंकि आप एक ही सामान बेच रहे हो, अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुंह से एडवर्टाइजमेंट होता है ऐसे मार्केट में, आप देखना, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट सेम प्राइसेस, दैट इज परफेक्ट मार्केट, ठीक है। बट उसके कुछ और फीचर्स हैं जो एग्जिस्टेंस में नहीं है,
बट हम चाहते हो वो मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, है ना। संतरा मार्केट नागपुर का होमोजीनियस गुड्स, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए तो फ़ायदेमंद ही होता है ना ऐसा मार्केट, ठीक है, समझा, पक्का समझा भाई। धीरे धीरे समझना पड़ता है, एकदम से अपन भाग नहीं सकते, अपने को हर चीज़ बराबर पता होनी चाहिए, है ना। डिटेल में पता होना चाहिए अपन क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था मगर मज़ा आएगा पढ़ने में। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल याद है, लास्ट टाइम पढ़ाया था। ये वो प्रिंसिपल है जो टोटल में जो चेंज आता है, तो हर दूसरा जो चेंज आएगा उससे जो वैल्यू मिलेगी, ये प्रिंसिपल हमको बताता है। ये प्रिंसिपल हमें अपनी लिमिटेशंस बताता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बराबर है। देखो लिखा ना, इट इज़ द की टूल। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अल्फ्रेड मार्शल। अपनी कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस किया था, कौन सी फेमस बुक थी उनकी, 1890 में पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो क्या मतलब लिखा है, मार्जिन मीन्स चेन ब्रॉट इन टोटल। जो टोटल में चेंज आया, किससे चेंज आया, एडिशनल से। किससे चेंज आया, एडिशनल से। देखो लिखा है ना, एडिशनल यूनिट। तो ये सभी को काम आती है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। आया कि नहीं आया भाई? मान लो फॉर एग्जांपल, समझा चुका हूं एग्जांपल में आप लोगों को, बट दोबारा बता रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। कंज्यूमर वाला तो याद होगा आपको, पराठे वाला एग्जांपल, बराबर है कि नहीं बराबर है? प्रोड्यूसर का एक प्रॉफिट वाला दिया था, एक और देता हूं आज एग्जांपल आपको मैं। मान लो प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम लेबर वाला दिया था मैंने, बराबर है ना। तो पहले गुड्स की जो उसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपये, उसने मार्केट में 12 में बेचा, तो ये तो अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे कॉस्ट क्या होने लगी उसकी, गुड्स की बढ़ने लगी, 11 हो गई, 12 में बेच रहा है ना। कॉस्ट बढ़ रही है तो ऊपर से, है ना, ठीक है, प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। फिर तीसरे में 12 हो गई, 12 में बेच रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब क्या बोल रहा है, अब एडिशनल गुड्स मत बनाओ भाई, मतलब ये गुड्स बनाने में आपको खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो अब रुक जाना चाहिए आपको, इतने ही गुड्स बनाओ, इतने ही बेचो। लॉजिक समझ रहा है? आप गुपचुप वाले को देखते हैं, गुपचुप वाला क्या करता, दिन की कितनी गुपचुप लेके आता हो सर, फॉर एग्जांपल 200। ऐसा क्यों? उसने ऑब्जर्व कर लिया कि जहाँ मैं जाता हूँ वो 200 ही खाते हैं, एडिशनल ले जाऊँगा तो वेस्ट होगी। तो प्रिंसिपल ने हेल्प किया ना उसको, उसने ऑब्जर्व कर लिया पहले कंज्यूमर को, मार्केट को, है ना। अब सर नवरात्रि के टाइम पर 300 क्यों लेके आता है, अभी तो रात को भी खाते हैं ना लोग, तो एडिशनल जो टोटल्स है वो उसको बेनिफिट देते हैं, क्योंकि रात को भी लोग खाते हैं। लॉजिक समझा? वही जो मार्जिनल प्रिंसिपल है उसने हेल्प किया उसको कि तो अपनी लिमिटेशंस को बढ़ा दे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। आप देखते हो जब वो घर जाता है तो गिनी चुनी गुपचुप बचती है, 10 12 15, ख़त्म बात, है ना। उसको पता है कितने एडिशनल मेरे को टोटल में जोड़ना है। लॉजिक समझा? आप गुपचुप खाते हो, चलिए तो प्रोड्यूसर के हिसाब से हुआ, है ना। आप गुपचुप खाते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, जल्दी बताओ। यस सर। जब पहली खाते हो सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरी में थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें आपको सेटिस्फेक्शन सबसे कम मिला एग्जाम्पल के तौर पर। तो मान लो अगर ये 1 रुपये की एक गुपचुप थी तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, इसमें भी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था बट धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें भी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था 1 रुपये के मुकाबले, एक रुपये की गुपचुप से 1 रुपये तो लगी रहे ना। इसमें भी सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है मगर धीरे धीरे क्या होता है कम। इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो इससे कम है, इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो इन दोनों से कम है। लॉजिक समझ रहा है? अब ये लास्ट वाली है, समझ लो इसमें 1 = 1, मतलब जितना पैसा पे किया मैंने उतने सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है ना। अब मुझे छठवीं खाने की नीड नहीं बढ़नी चाहिए। अगर मैंने छठवीं गुपचुप खा लिया फॉर एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं समझाने के लिए, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सर पैसे तो 1 रुपये जा रहे हैं बट सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है 1 रुपये के मुकाबले, 0 पॉइंट समथिंग, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये इक्विलिब्रियम आ गया था, यहाँ रुक जाना चाहिए ना आपको, यहाँ मिल चुका है आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये जो एडिशनल गुपचुप है जो टोटल में चेंज ला रहे हैं, तो यही तो प्रिंसिपल है ना, मार्जिनल प्रिंसिपल। आपको बता रहा है कि लिमिटेशन के 5 ही खाओ, वेयर टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप योर कंजम्पशन ऑन 5th वन। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पर इसने भाई अपनी 3rd यूनिट तक बना, इससे ज़्यादा मत बना, इसके बाद तेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। बराबर है कि नहीं बराबर है?
लॉजिक समझा? तो ये आपके हो गया मार्जिनल प्रिंसिपल। और मेरे ख्याल से तो दुनिया में हर कोई यूज़ करता है भाई इस प्रिंसिपल को। ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं होगा जो यूज़ नहीं करता होगा मार्जिनल। ठीक है, प्रोड्यूसर का भी समझ गया, कंज्यूमर का भी समझ गया आपको। बराबर है कि नहीं बराबर है? समझ ला ना तुला। जैसे मैं एक छोटा सा लॉजिक उदाहरण देता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मज़ा आता है ना पढ़ने में, अच्छी चीज़ें पढ़ो तो। हम लोग फेमस है, छोटे से शहर में रहते हैं। हमारे शहर में क्या फेमस है जल्दी बोलो सर? पोहा। पहली प्लेट खाया, सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा, मान लेते हैं 10 मिल रहा है यार, क्या मज़ा आ गया यार, पेल गया एकदम पहली प्लेट का। फिर दूसरी प्लेट खाया, सर कम हो गया सर सेटिस्फेक्शन, मान लो 5। नंबर्स में ऑब्जर्व करके समझा रहा हूँ आपको। तीसरी खाया, कितना मिला सर? 0 हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो वो प्रिंसिपल आपको हेल्प करता है कि आपको अपने कंजम्पशन को कहाँ स्टॉप करना है। उतना ही खरीदो, उतना ही कंज्यूम करो जितनी ज़रूरत है, जितना पे कर रहे हो। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में आ जाओ तो कंज्यूम करना, खरीदना बंद कर दो। ठीक है, पक्का समझा? ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हम लोग? हम पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग मार्केट पढ़ने वाले हम लोग। जैसे परफेक्ट मार्केट तो बताया मैंने आपको, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजीनियस गुड्स, एक जैसे साइज, शेप, क्वांटिटी सब एक जैसा, पैकेजिंग, लेबलिंग। लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं जो एक ही प्राइस पर, यूनिफॉर्म प्राइस पर गुड्स को खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है नहीं, लेजेस फेयर पॉलिसी। ये तो परफेक्ट मार्केट ही हुआ ना भाई, सब अपने हिसाब से ही हो रहा है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो ऐसा मार्केट, ऐसे मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है जल्दी बोलो? डिमांड और सप्लाई, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं है। वो भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट, ऐसा मार्केट जिसमें सेलर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अपने प्राइसेस अपने हिसाब से डिसाइड करता है। मतलब उसको अगर कम रखना हो तो कम रखेगा, ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा। रिलायंस जियो, उन्होंने मोनोपोली क्रिएट करने के लिए पहले प्राइसेस को कम रखा। कम क्या रखा? 0 ही रखा। जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ने लगी जियो की, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर उन्होंने धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाने लगा। अब तो वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस लेते हैं। 400 रुपये अलग है, मेंबरशिप अलग है ना, ऐसा 800 रुपये। फिर वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस, ज़्यादा GB यूज़ करोगे तो ऐसा, कम GB यूज़ करोगे तो ऐसा। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। एक बार मोनोपोली आ गई मतलब डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा। रेलवे, कौन डिसाइड करता है रेलवे का फेयर? तुम और मैं डिसाइड करते हैं क्या? डिमांड डिसाइड करती है सर? वो खुद डिसाइड करती है रेलवे अथॉरिटी। तो दे आर द मोनोपोलिस्ट ना। सो इन परफेक्ट मार्केट हु डिसाइड द प्राइस? डिमांड एंड सप्लाई। इन मोनोपोली मार्केट हु डिसाइड द प्राइस? सेलर एंड प्रोड्यूसर। क्योंकि बेचने वाला कभी कभी बनाने वाला भी होता है ना। प्रोड्यूसर कैन बी अ सेलर, ना, बराबर है ना। तो मोनोपोली में कौन डिसाइड करता है? सेलर खुद प्राइस। रेलवे का एग्जांपल याद रखना, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब ट्रेन छोटी तो दूसरी ट्रेन का वेट करते हो ना, कि प्लेन से चले जाती हो, इसलिए सब्स्टिट्यूट वाला एग्जांपल दिया। नेस्ले मैगी भी आ सकता है, बहुत 50 एग्जांपल है, पर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता रहा हूँ प्राइस कौन से मार्केट में कौन डिसाइड करता है। तो मोनोपोली में कौन डिसाइड करता है? सेलर खुद। तो ही डिसाइड द प्राइस। परफेक्ट मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, फिर जो मार्केट डिसाइड करेगा वही सब पे एप्लीकेबल होगा। मतलब मार्केट डिसाइड कर रहा है ना परफेक्ट मार्केट में, फिर उसी प्राइस पर सब सेलर बेचेंगे। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। मॉल गए हो, मॉल, सुपरमार्केट, यस सर, मान लो सुपरमार्केट गए आप, ऐसा एक मेस है वहाँ पर, समझो अलमीरा है, वहाँ पूरे बिस्किट के ब्रांड रखे हैं फॉर एग्जांपल, या सोप। तो कोई सनफीस्ट का है, कोई ब्रिटानिया का है, कोई पार्ले का है, समझ में आ रहा है तो बिस्किट ही, बट सबकी पैकेजिंग क्या है अलग है, सबकी ब्रांडिंग क्या है अलग है, सबका साइज़ क्या है अलग है। तो सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट है क्या क्लोज है? सर क्लोज है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इधर भी पार्ले जी, इधर भी पार्ले जी। लॉजिक समझ रहा है? संतरा मार्केट है ना, वो परफेक्ट है, एक ही जैसे रखे हैं सब, है ना। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर एक जैसे गुड्स बेचते हैं, एक ही गुड्स नहीं बेचते, एक जैसे, पर उनका साइज़, ब्रांडिंग, पैकेजिंग डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ एडवर्टाइजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है। सुपरमार्केट का एग्जांपल समझा ना आपको? आप अपने प्रोडक्ट को अपनी एडवर्टाइजमेंट से, अपनी पैकेजिंग से अलग दिखाते हो वहाँ, क्योंकि प्राइस तो ऑलमोस्ट सभी का क्या रहता है? सेम। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ कौन प्राइस डिसाइड कर रहा है? यहाँ पर सेलर कर रहा है, बट किसके हिसाब से? जल्दी बोलो। अपने सब्स्टिट्यूट के हिसाब से, अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से।
डिमांड के हिसाब से कम डिसाइड कर रहा है, कॉम्पिटिटर के हिसाब से ज़्यादा डिसाइड कर रहा है। मॉल चले जाओगे तो और समझ में आ जाएगा, बिग बाज़ार, ठीक है ना। और यहाँ जो सेलर होते हैं ना 10 से ज़्यादा होते हैं, ये सिंगल होता है। यहाँ तो लार्ज नंबर होते हैं। आप मैंने जो आपको जो मार्केट के नाम लिया, आप ध्यान रखें, चांदनी चौक। और ये फ्यू सेलर्स, ओलिजोपोली, ओलिजो मतलब फ्यू सेलर्स हैविंग मोनोपोली। ये खुद डिसाइड करते हैं प्राइस को, मगर अपने बिहेवियर, अपने हिसाब से नहीं, अपने कॉम्पिटिटर को देख के। जैसे फ्यू सेलर्स का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, आप कहीं भूलना मत ज़िंदगी में, ठीक है। अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, फ्यू सेलर्स। तू जो सब्सक्रिप्शन रखेगा मैं भी ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। एग्जांपल समझा। और देते हैं एग्जांपल आप लोगों के लिए, और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, और कौन सा यार, मैं तो भूल भी जाता हूँ, एयरटेल। फ्यू सेलर्स ही है ना, 10 से कम है ना। जियो ने अगर सब्सक्रिप्शन के प्राइस कम किया, एयरटेल भी करेगा, वोडाफोन भी करेगा, आइडिया भी करेगा। सब एक दूसरे के हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिसाइड करते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करके। जियो ने अगर प्राइस बढ़ाया तो बाकी थोड़ी ना बढ़ाएंगे, पागल थोड़ी ना। हम अपने कॉम्पिटिटर को तब फॉलो करते हैं जब हमें कहीं लूट ना ले। तो जब से जियो आया आपने देखा सबके प्राइसेस कम है ना। ओलिजोपोली, फ्यू सेलर्स सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, है ना। तो आप बोल सकते हो इस मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है, बार बार प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, बट बहुत 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 थोड़ा थोड़ा सा, और एक दूसरे को देख के। दैट इज़ ओलिजोपोली मार्केट। समझा। टेलीकम्युनिकेशन मार्केट समझा, ओलिजोपोली में आ गया। सीमेंट मार्केट है, उसमें भी अप टू 10 सेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी सभी देखना प्राइसेस क्लोज ही रहते हैं उनके। और जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वहाँ प्राइस पे कंपटीशन नहीं होता है, प्राइस पे डिसाइड नहीं होता, डिमांड पे नहीं, एडवर्टीजमेंट पे, ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे, वहाँ है ना, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटिटर को देख के, यहाँ ये खुद डिसाइड करता है, और यहाँ पर इंडस्ट्री डिसाइड करती है परफेक्ट मार्केट में, और वो हर फॉर्म पे एप्लीकेबल होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। ये सुपर मार्केट से बेहतर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया नहीं, ठीक है। ओला उबर आ जाएगा इसमें, ओला उबर, है ना। और एक दो और होंगी सर्विसेज। ओला ने प्राइस की कम किया, उबर भी कम करेगा। ओला ने बढ़ाया, उबर नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। सो दे डिसाइड देयर प्राइस एज पर देयर कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट तो पड़ा हुआ है आपका। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्कोप होती है, वो लिमिटेड होती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की स्टडी करता है, उसको नेशन वाइड प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। अब यार इंडिविजुअल सेलर को अगर अपना प्राइस डिसाइड करना और रिसोर्स एलोकेट करने, और क्या लेना देना यार उसको, देश भर में क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, मेरा ही ले लो ना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है बाहर क्या चल रहा है। मैं अपनी सर्विसेज, अपने प्रॉब्लम्स अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है भाई जो हमारे डिसीजन मेकिंग में उतना अफेक्ट नहीं करती हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स उतना उनको तवज्जो नहीं देता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई, डिफ्लेशन, जब प्राइसेस कम होने लगते हैं बिकॉज डिमांड कम होने लगती है, एग्रीगेट डिमांड कम होने लगती है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं अब इसको, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, है ना। इकोनॉमी डाउन हो रही है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट अर्निंग और इम्पोर्ट पेमेंट, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस मतलब बचा हुआ पैसा जो हमें बाहर पे करना है इम्पोर्ट के रूप में, तो वो कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, हमारा फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें बहुत पे करना पड़ता है। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, लोगों की एक्चुअल इनकम को इंक्रीज़ करना ही इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये सब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप से बाहर है, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि ये जितनी प्रॉब्लम्स मैंने बताया ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड है कि नहीं है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 2 ही फैक्टर्स पढ़ते हैं और अदर फैक्टर्स को क्या अज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट। क्लियर हुआ, समझा। सो इट डज नॉट डील विद नेशनल प्रॉब्लम्स, समझा फीचर्स, पक्का समझे। अगर ये समझ गए तो ज़बरदस्त, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। मुझे बताइएगा आपको कि आपको सब कमेंट सेक्शन में बताइए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मुझे बताइए आपको समझा कि समझा तो बढ़िया है, हम आगे बढ़ेंगे। मार्केट भी समझ में आए होंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको कोई पूछेगा तो बोलना स्ट्रीट मार्केट। वैसे ऐसा मार्केट एग्जिस्टेंस में नहीं है क्योंकि उसके कुछ ऐसे फीचर्स है जो अभी नहीं होते, मैं आपको बताऊँगा। जैसे एकदम गवर्नमेंट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। फिश मार्केट,
एक ही नदी से लाकर एक ही जगह पर बेचना। ठीक है, चलो बुलियन मार्केट भी आ सकता है, गोल्ड मार्केट भी कह सकते हैं ना, एक ही प्राइसेस पे बेचते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो ख़त्म।